डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी, भारत की खोज, दूसरा पार्ट तलाश। जैसा कि मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूँ, भारत की खोज नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। उसी के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। उसी में दूसरा अध्याय है तलाश। देखिए, शुरू करते हैं। भारत के अतीत की झांकी, अर्थात भारत का अतीत कैसा था, भारत का इतिहास कैसा था, भारत भूतकाल में कैसा था, उसके बारे में हम लोग यहाँ इस पाठ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। ये सब बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। ये सभी बातें किस बारे में कह रहे हैं? भारत को जानने के बारे में। आगे देखिए, आखिर ये भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? ये सारे प्रश्न हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में भारत को लेकर के उठते थे। आगे देखिए, भारत मेरे खून में रचा बसा था, अर्थात मेरे रग रग में भारत था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। बाहरी आलोचक जिस प्रकार से देखता है तो वो प्रत्येक वस्तु की अच्छाई और बुराई दोनों को एक समान नज़र से देखता है। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, क्योंकि वो पश्चिमी देशों में रह करके पढ़ाई करके आए थे। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, अर्थात मन में तरह तरह के डाउट्स आ रहे थे। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके लिए अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहता है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? तो देखो, इस पैराग्राफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, क्योंकि मैं पश्चिमी देश में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था, इसीलिए मेरी नज़र भारत को उसी तरह से देख रही थी और इसीलिए मुझे भारत में नई कमियां भी नज़र आ रही थी। लेकिन मैं यह भी सोच रहा था कि यदि भारत में वाकई में इतनी कमियां होती तो ये इतना पुराना देश आज भी कैसे टिका हुआ रह सकता है। तो आखिर ऐसी क्या विशेषता है, आखिर क्या वो विशेष तत्व है जिससे भारत अभी भी बना हुआ है, ये मिटता नहीं है? आगे देखते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुन रखी होगी। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी, और ये सच है। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है यहाँ इसका ठेठ भारतीयपन अर्थात भारत जैसा होना, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। ये विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उसके भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। तो यही भारत की खास बात थी, यही भारत की विशेषता है कि इतनी पुरानी सभ्यता होने पर भी वो मिटती नहीं है। आगे देखिए, चित्र देखिएगा। मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। आगे चलते हैं हम लोग। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है, अर्थात ये दूसरे देश हैं जिनसे भारत के लोगों का संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? भारत की संस्कृति इतनी मजबूत थी कि बाकी दूसरे देशों से मिलकर के भी भारतीय संस्कृति को कोई असर नहीं हुआ, वो मिटी नहीं, वो मजबूत रही। आखिर उस मजबूती का रहस्य क्या है? तो यही तो जानना है। इसीलिए तो पुस्तक का नाम है भारत की
खोज। आगे देखते हैं। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। विचारों की तेजस्विता अर्थात विचारों में तेज होना, चमक होना, भाषा की स्पष्टता अर्थात भाषा एकदम स्पष्ट होना, और सक्रिय मस्तिष्क अर्थात ऐसा मस्तिष्क, ऐसा ब्रेन जो सदैव काम करता रहे, एक्टिव रहे। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। अर्थात लेखक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन लेखकों की जीवनियाँ पढ़ी जो यहाँ भारत में आए थे, चीन से या फिर एशिया से। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा कि इन अलग अलग जगहों में भारत के लोगों ने कितने बड़े काम किए, कैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध रहा है। मिथक अर्थात फैंटेसी, दंत कथाएँ अर्थात ऐसी कहानियाँ जो लोगों के द्वारा कही जाती है बोलचाल में, उनका कहीं लिखित रिकॉर्ड नहीं है, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। आप देख रहे हैं इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रत्येक हिस्से में घूम रहे हैं, क्योंकि भारत को जानना है, भारत की खोज करनी है। आगे देखते हैं। इंडस या सिंधु, आप जानते हैं सिंधु नदी को ही इंडस कहा जाता है, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसके पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही है। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात हो रही है, सिंधु नदी के बारे में बात हो रही है, भारत की एक एक चीज़ के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्णन कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। ये सिंधु के बारे में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कहा जा रहा है। और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। पौराणिक कथाएं अर्थात पुराणों में लिखी हुई कथाएं। आप देखेंगे कि जितनी भी कहानियां हैं पुराणों में लिखी हुई, उनमें अधिकांश कहानियां ये गंगा और यमुना नदी के किनारे पर ही है। इन सब से बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। और प्राचीन काल से आधुनिक युग गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो इस प्रकार से गंगा भी बड़ी प्रसिद्ध है। हम ये जान रहे हैं यहाँ पर कि भारत में आखिर ऐसी क्या खास बात है जिससे भारतीय संस्कृति मिटती नहीं है, तो उसी के बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है। भारत की नदियाँ, भारत के पहाड़, भारत के मैदान। आगे देखिए। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र, दीवार पर बने हुए चित्र, भग्नावशेष, टूटे हुए अवशेष। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं देखी। ये गुफाएं हैं जो मध्यकाल या उससे पहले की बनाई हुई हैं, जिनमें तरह तरह के चित्र आदि बने हुए हैं, जिनसे हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को देखा जो मुगल काल में यहाँ बनी थी, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। भारत का अतीत अर्थात भारत का भूतकाल, भारत का इतिहास। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि हालांकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रहती थी। ये सब बातें गंगा नदी के बारे में कही जा रही है कि हजारों वर्ष पहले जब चीनी यात्री आए थे तब उन्होंने भी कहा था कि लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, और हम आज भी देखते हैं कि लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं। तो इस नदी में ऐसी क्या खास बात है कि अनगिनत पीढ़ियाँ इस नदी की ओर खींचती ही चली रहती हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ
इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी, अर्थात मुझे अब मन से देखने की दृष्टि मिल गई कि किस प्रकार मैं जान सकूंगा कि आखिर भारत में ऐसी क्या विशेषता है, भारतीय संस्कृति की क्या खासियत है। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। बोध अर्थात ज्ञान, अर्थात अब मुझे सच्चाई का ज्ञान हो गया कि भारत में आखिर ऐसी क्या विशेषता है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। हालांकि इन्होंने स्वयं नहीं देखा, लेकिन ये वहाँ गए और उस जगह को देखा जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था। इन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो इनके सामने ही होंगे। सच में इन्होंने नहीं देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अर्थात 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने वहाँ पर उपदेश दिए थे। मैंने उनके उपदेशों को लिखे हुए थे, उनको पढ़ा, और उनको जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे सामने ही खड़े होकर के मुझे बोल रहे होंगे और मैं सुन रहा होगा। अशोक के पाषाण स्तंभ, भारत में एक शासक थे अशोक, उन्होंने पत्थरों पर लेख लिखवाए थे, उनके बारे में बात चल रही है। पाषाण मतलब पत्थर होता है। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था, अर्थात बातचीत कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था। शाश्वत समस्याएं अर्थात ऐसी समस्याएं जो प्राचीन काल से लंबे समय से चली आ रही हैं, जो अभी भी समाप्त नहीं होती हैं। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। विलक्षणता अर्थात विशेष लक्षण। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो इस प्रकार आप जान पाए होंगे कि भारत में आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी संस्कृति मिटती नहीं है। तो वो है हमारी प्राचीन परंपराएं। लोग, हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे यहाँ के मैदान, हमारे यहाँ के पहाड़, हमारे यहाँ के पुराने मकान, हमारे यहाँ के राजा, उनके शासक, ये सभी विशेषताएं हैं जो भारतीय संस्कृति को बाकियों से अलग बनाते हैं। और इसीलिए ये संस्कृति निरंतर चलती है, विलक्षणता के साथ चलती है और कभी भी समाप्त नहीं होती है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का आगे का हिस्सा हम लोग अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।